बड़ी बहू, तुम अब जेठानी हो, थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। क्या हर समय अपनी देवरानी से तुलना करती रहती हो? यूं ही तुलना करती रहोगी तो अपना ही घर बर्बाद कर लोगी। सुनीता जी बड़ी बहू मधु को समझाते हुए बोली, पर मधु तो समझना ही नहीं चाह रही थी। क्यों तुलना ना करूं अम्मी जी? मुझे तो आपने हमेशा कम ही माना, क्योंकि मेरे पति की कमाई कम है। अब विवेक ज्यादा कमा रहे हैं तो उनकी पत्नी को ज्यादा अपनापन मिल रहा है। अरे बहुएं तो एक जैसी होनी चाहिए, पर मैं तो आपको कभी फूटी आंख नहीं सुहाती। मधु तुनकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो बड़ी बहू? जब तुम्हारी शादी हुई थी तब घर में कमाने वाले सिर्फ तुम्हारे ससुर जी थे। राजेश की तो उस समय नौकरी ही लगी थी और विवेक तो तब पढ़ ही रहा था। अब विवेक भी अच्छी नौकरी करता है, साथ ही उसकी पत्नी प्रीति भी कमाती है। अब जब कमाने वाले 4 हो चुके हैं तो हर चीज पहले से बेहतर हो रही है। जैसी कमाई है वैसा काम हो रहा है, तो इसमें इतना मुंह फुलाने की क्या बात है? सुनीता जी ने मधु को समझाने की कोशिश की। हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। कहना क्या चाहती हैं आप कि अब मैं भी नौकरी करने लग जाऊं? अरे मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया होता तो मैं भी नौकरी कर रही होती, पर नहीं, उन्हें तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी जो ऐसे घर में मेरी शादी कर दी, जहां बड़ी बहू को तो घर की नौकरानी समझा जाता है और छोटी बहू को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। पैसा देखकर दोनों बहुओं के साथ व्यवहार होता है। बड़बड़ाती हुई मधु अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सुनीता जी ने अपना सिर पकड़ लिया। आखिर जितना उसे समझाने की कोशिश करती, वह समझना तो दूर की बात है, सुनना ही नहीं चाहती थी। जब से विवेक की शादी हुई थी तब से यह स्थिति अब इस घर में रोज की हो गई थी। मधु हर रोज किसी न किसी बात को लेकर सुनीता जी से लड़ जाती थी। आज सिंजारे पर प्रीति के लिए लाई गई साड़ियों को देखकर मधु सुनीता जी से बहस कर बैठी। सिंजारे के कपड़े देखने के बाद मधु का मानना था कि सुनीता जी ने प्रीति के लिए सभी कपड़े महंगे रखे हैं, जबकि उसके लिए सस्ती सी साड़ियां रखी थी, जबकि चूड़ियां और मेकअप का सामान भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। उसे तो लोकल बाजार से खरीद कर भेजा गया था। सुनीता जी के परिवार में उनके पति सुरेश जी, बेटा राजेश और बहू मधु, उनकी 3 साल की बेटी परी, छोटा बेटा विवेक और छोटी बहू प्रीति थे। सुरेश जी एक बैंक में क्लर्क थे, राजेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और विवेक अभी पिछले साल ही इंजीनियर बना था और एक अच्छी कंपनी में काम करता था। जबकि मधु सुनीता जी की तरह ही एक गृहिणी थी। विवेक की शादी प्रीति के साथ 3 महीने पहले ही हुई थी, जो एक पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी और उसी के ऑफिस में काम करती थी। दोनों की ही लव कम अरेंज मैरिज थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छा कमाते थे और अपने अनुसार खर्च करते थे। यह देखकर मधु चिढ़ जाया करती थी। शादी के बाद जब विवेक और प्रीति हनीमून पर गए थे तो उनके जाने के बाद भी मधु ने सुनीता जी से काफी बहस की थी। न सिर्फ सुनीता जी से बल्कि राजेश से भी। उन दोनों को तो घूमने के लिए बाहर भेज दिया, पर हमें तो नहीं भेजा था। हमारे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? वही लाडले बेटे बहू हैं क्या? हम तो कुछ नहीं थे। मधु तुनकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो तुम मधु? उस समय घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। शादी का काफी सारा खर्चा तो कर्ज लेकर ही किया था, पर अब स्थिति पहले से बेहतर है और हनीमून तो विवेक और प्रीति दोनों ने मिलकर डिसाइड किया और उसका खर्चा भी खुद ही उठाया है। राजेश ने कहा, तो कहना क्या चाहते हो? अब मैं तुम्हारे बराबर खर्चा उठाऊं? अरे जब खर्चा उठाने की औकात नहीं थी तो शादी ही क्यों की थी? जिंदगी भर क्या फकीरों की तरह ही रहूंगी मैं अपनी इच्छाओं को मारकर? मधु ने ऐसे शब्दों से राजेश का दिल भेद दिया। उसकी बात सुनकर वह बिल्कुल हैरान रह गया। उधर सुनीता जी ने जब इसके बारे में उसे समझाना चाहा तो वह सुनीता जी से भी लड़ पड़ी। सब जानती हूं मैं, यह सब आपका ही किया धरा है। आप ही चाहती हैं कि मैं अपने पति से झगड़ा करूं, इसीलिए आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं। अगर आप मना कर देती तो उनकी हिम्मत थी कि वो लोग हनीमून पर जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो अब उन्हें सिर आंखों पर बिठा के रखना है। सारी पाबंदी तो हमारे लिए ही थी।
सुनीता जी को पलटकर जवाब मिला तो वह चुप हो गई। आखिर जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हो वह किसी की सुनेगा क्यों? इतनी जलन की भावना देखकर ही सुनीता जी हैरान रह गई। आए दिन कोई न कोई बात को लेकर वह लड़ झगड़ रही थी और अब सिंजारे के कपड़ों के पीछे लड़ पड़ी। सुबह से शाम तक घर में कलह का माहौल ही रहा। ऐसा माहौल कि इसके बीच में मधु ने अपनी बेटी परी को संभालना भी मुनासिब नहीं समझा। पूरे दिन परी अपनी दादी के पास ही रही। शाम को जब सब लोग अपने अपने ऑफिस से घर आए तो भी माहौल बड़ा अजीब सा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर मधु को एक बार टोके तो सही। आखिर जब राजेश से रहा नहीं गया तो उसने बाहर बरामदे में आकर अपने ससुराल फोन लगा दिया और अपने सास ससुर को मधु के बारे में सब कुछ बताकर घर पर बुला लिया। आखिर जब से विवेक की शादी हुई थी उसकी शादी और जिंदगी जी का जंजाल बनी हुई थी। आखिर कोई न कोई फैसला तो लेना ही था। आखिर कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा उसके ससुराल पहुंच गए। अचानक अपनी मम्मी पापा को घर पर देखकर मधु सुनीता जी की तरफ गुस्से से घूरने लगी। उसे अपनी मम्मी की तरफ ऐसे देखते देखकर राजेश बोला, मम्मी पापा को मम्मी ने नहीं मैंने बुलाया है, मुझसे बात करो। राजेश के कहते ही मधु उसकी तरफ देखने लगी। पूछ सकती हूँ क्यों? आज मेरी मम्मी पापा को ससुराल क्यों बुलाया गया है? एक तो आपका परिवार मेरे साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार कर रहा है, दोनों बहुओं को एक जैसा नहीं समझता और ऊपर से मेरे ही मायके वालों को बुलाया जा रहा है। आखिर गलत क्यों बर्दाश्त करूं मैं? मधु ने कहा। ऐसा क्या गलत हुआ है तेरे साथ? बताएगी मुझे? जरा मैं भी तो सुनूं। मधु की मम्मी बीच में ही बोली। आखिर मधु ने वही सारी बातें दोहरा दी जो वह अक्सर सुनीता जी और राजेश के सामने कहती थी। उसके मन में इतनी जलन की भावना देखकर उसके माता पिता भी हैरान रह गए। इतनी जलन की भावना, वह भी अपनी ही देवरानी से। ये दोनों जो कर रहे हैं अपनी मेहनत के दम पर कर रहे हैं। तेरे पति की कमाई से तो कुछ नहीं ले जा रहे। और इतनी महंगी महंगी साड़ियां अगर सिंजारे में देने के लिए आई है तो अब घर की स्थिति बेहतर हो चुकी है और उसके लिए भी पैसा उसका पति और ससुर दे रहे हैं। तुझे ऐतराज क्यों है? तेरे लिए भी तो जो चीजें आई थी उसमें तेरे पति और तेरे ससुर की मेहनत की कमाई थी। फिर फर्क कहाँ हुआ? तू तो देवरानी से बड़ी है ना, थोड़ा तो बड़प्पन दिखाती। छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ पड़ी। मधु की मम्मी ने कहा, और बेटा, किसी की बेहतर स्थिति को देखकर अपने आप को कमतर क्यों समझती हो? ये दोनों जॉब करते हैं तो अपने अनुसार खर्च कर लेते हैं। अगर तुम्हें राजेश की कमाई कम लगती है तो तुम भी थोड़ी मेहनत करो। भला तुम्हें किसने रोका है? मधु के पापा ने कहा। वाह पापा, आपने मुझे इस लायक बनाया भी है। 12th के बाद में मुझे पढ़ने ही कहाँ दिया। घर के काम सिखाकर शादी करवा दी आपने। मुझे मौका दिया होता तो मैं भी शायद कुछ होती। मधु अपने पापा से बहस करते हुए बोली। चुप कर। तुझे हमने रोका था क्या पढ़ने से? तुझे तो खुद पढ़ने का शौक नहीं था। जैसे तैसे राम राम करते तो तेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी। तुझे तो बस टीवी दिखवा लो या फिर अपनी सहेलियों के साथ घुमवा लो। जब तुमने खुद मेहनत नहीं की तो अपने माता पिता पर इल्जाम लगाने का भी हक नहीं है। कुछ बेहतर पाने के लिए खुद को भी मेहनत करनी पड़ती है। माता पिता बच्चों का भाग्य नहीं लिख सकते। उस वक्त तुझे कितना समझाते थे पर तुझे समझ में नहीं आता था। तो फिर तेरी शादी करने के अलावा हम करते ही क्या? मधु की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। पर उसकी मम्मी ने अपना बोलना जारी रखा। और अभी भी क्या कर रही है? जलन में अपना ही घर बर्बाद कर रही है। जितना फ्री टाइम बैठकर दूसरों से जलन कर रही है ना, उसमें कुछ नया कर, अपनी जिंदगी को बेहतर बना। किसने मना किया है? और खबरदार, आइंदा कभी कहा तो कि फकीरों के घर में ब्याह दिया। खुद में कोई हुनर नहीं है और ख्वाब आसमानों के देख रही हो। अपनी मम्मी की लताड़ सुनकर मधु चुप हो गई, लेकिन सुनीता जी ने अपना फैसला सुना दिया। देखिए समधन जी,
मैं किसी की भावनाओं को दबा नहीं सकती। अगर एक बार जलन और ईर्ष्या की भावना किसी के लिए मन में घर कर जाए तो वह कभी नहीं चाहती बेवजह इन लोगों की जिंदगी में परेशानी हो। उससे बेहतर है कि मैं खुद ही अपने दोनों बेटों को अलग कर दूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में आज जो हुआ है वह दोबारा हो। दोबारा हमें अपनी बहुओं के मायके वालों को इस तरह से यहाँ बुलाना पड़े। बाद में पछताने से अच्छा है कि वक्त रहते ही फैसला कर लो। आखिर सुनीता जी के इस फैसले का किसी ने विरोध नहीं किया। आखिरकार 1 सप्ताह के अंदर ही राजेश और मधु को घर का ऊपर वाला पोर्शन दे दिया गया, जबकि सुरेश जी और सुनीता जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ नीचे वाले पोर्शन में ही रहे। अब मधु सिलाई सेंटर जाती है सिलाई सीखने के लिए और उसके पीछे सुनीता जी ही उसकी परी को संभालती हैं।